हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी लुसेंट का निचोड़ वीडियो का सेशन चल रहा है। तो यह बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का जो भर्ती आई है उसी को ध्यान में रखते हुए यह सेशन चल रहा है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा है और पूरा यह लुसेंट का निचोड़ वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी यानी उड़ीसा में जो रथ यात्रा निकलती है वह किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला प्रश्न है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है और कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद लगता है। महाकुंभ जो होता है वह 12 वर्षों के बाद लगता है। इसे कुंभ का जो मेला होता है 4 वर्ष पर एक जगह आता है, ठीक है, और महाकुंभ होगा तो 12 वर्ष पर लगेगा। अगला प्रश्न है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका था। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे या उदयन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। और यह हर्यक वंश का शासक था और अजातशत्रु का पुत्र था। और हर्यक वंश अब जानते हैं, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाने वाले राजा कौन था? वह उदयन था। अगला प्रश्न है उदयन वासवदाता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो उदयन वासवदाता की जो दंत कथा है वह उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था यह ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है शाक्य है, लिच्छवी है, यौधेय है और इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यौधेय प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली है या किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। और एक क्वेश्चन बहुत इससे पूछता है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया। फ्रांस देश से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है या ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है या जानकारी मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। और वहीं जैन ग्रंथ कहेगा तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल कहाँ स्थित थी? तो महाभारत के अनुसार उत्तरी जो पंचाल थी वह कहाँ स्थित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिछत्र। अहिछत्र में उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, यानी किसकी राजधानी सुक्तिमती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेदी वंश की। चेदी की राजधानी सुक्तिमती था। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद जो था वह दक्षिण भारत का था। वह कौन था? तो अस्मक था, अस्मक पोटली। अगला प्रश्न है कि मगध की राजधानी कौन थी? तो मगध की राजधानी जो थी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रिज या राजगिरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी इनमें से कौन नहीं रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी।
गिरिब्रिज गया पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी रहा, लेकिन कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं बना। अगला प्रश्न है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? तो जो प्राचीन श्रावस्ती नगर है उसका विन्यास आकार किस आकार का है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध चंद्राकार। अगला प्रश्न है कि मगध के प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, तो कौन हो जाएगा? पहले ही बता चुके हैं, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया और फिर बाद में अजातशत्रु का बेटा उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। फिर उदयन का बेटा नागदशक हुआ, नागदशक ने भी उदयन को मार दिया। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घानानंद, और घानानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। चाणक्य की सहायता से कौटिल्य विष्णुगुप्त उसका अन्य नाम था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो प्रसिद्ध राज वैद्य जीवक जो था किसके दरबार से संबंधित है? तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य जीवक रहते थे। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमला के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जब सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था उस समय भारत पर किस वंश का शासक था? तो ईसा नंद वंश का, और घानानंद उस समय शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन में से कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घानानंद, क्योंकि जब सिकंदर आक्रमण किया था तो घानानंद ही शासन चला रहा था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो कौन हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त। शूद्रक पुस्तक में शूद्रक के विशाखदत्त जो है उसी में इनका विशिष्ट वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो सेंड्रोकोटस जो चंद्रगुप्त मौर्य है और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में इनको किस नाम से जानते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह किससे संबंधित है? तो यह शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है जो राजनीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ, और राजनीतिक नीतियाँ में मौर्यकालीन राजनीतिक नीतियों के बारे में जानकारी डाला गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था किससे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था वह लकड़ी से बना था। अगला प्रश्न है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्भहार स्थल से जो प्राप्त हुए हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो बुलंदी जो बाग प्राचीन स्थान था वह पाटलिपुत्र का ही था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त किस राजा ने किया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
अगला प्रश्न है कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीत लिया था? तो यह जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, क्योंकि मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को भी जीता था, तो ये किससे जानकारी मिलती है, किस अभिलेख से? तो यह मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। अगला प्रश्न है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? तो यह प्रमाणित जो होता है यह रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से ही प्रमाणित होता है। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया उसको? तो सेल्यूकस को किसने हरा दिया? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। अगला प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो वह किया था अशोक ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान है, बिहार है, श्रीलंका है, कलिंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा, इसकी प्रमाण कहाँ से प्राप्त होती है? तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा, इसकी प्रमाण जो मिलता है वह देव नाम प्रिय की उपाधि से मिलता है। अगला प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में स्थापित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वह स्थापित किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है कि रजुक कौन थे या रजुक कौन होते थे? तो जो रजुक होते थे वह मौर्य शासन में अधिकारी को रजुक के नाम से जाना जाता था। रजुक को मौर्य काल में अधिकारी को कहा जाता था रजुक। अगला प्रश्न है कि सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? तो यह कहते थे व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वह अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांची। और स्तूप आपसे पूछेगा किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो जो सांची का स्तूप बनवाया था यह अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा हुई है वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? यानी अशोक का जो अभिलेख है वह खरोष्टी लिपि में कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शाहबाजगढ़ी जो एक अभिलेख है यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख किस भाषा में थे? तो यह हो जाएंगे प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, जबकि पटेंद्री पेंथेलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज की थी। तो अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने वाला प्रथम जो था व्यक्ति वह जेम्स प्रिंसेप ही था। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का जो पता चला है वह स्थान कौन सा है? तो वह उस स्थान का नाम है अनुराधापुर। अनुराधापुर एक जगह है जहां पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी? दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि ऊंट के मुंह के समान इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन है। यानी अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है उस नाम बताना है, तो यह प्रियदर्शी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो यह मिलता है मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लेखित है। तो अशोक नाम उल्लेखित हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख में। अगला प्रश्न है कि अशोक का रूमीदेय स्तंभ संबंधित है। तो जो रूमीदेय स्तंभ है अशोक का, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध के जन्म से संबंधित अभिलेख है जो रूमीदेय है। अगला प्रश्न है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। तो यह स्थित आपका है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो उस स्तंभ का नाम बताना जिसमें स्वयं को अशोक ने मगध का सम्राट बताया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाबरू स्तंभ में। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है कि कालसी प्रसिद्ध है, कालसी, तो कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक के शिलालेख के कारण। अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो मिली है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालसी में। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो किस शिलालेख में मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलालेख 13 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो किस अभिलेख में दक्षिणी राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह किया गया है सातवाहन राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं किया गया है, जबकि चोल, पांड्य और सत्यप्यूत का उल्लेख है, सातवाहन वंश का नहीं है। अगला प्रश्न है कि टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था। तो टॉलमी फिलाडेल्फस जो था ना, यह मिस्र का शासक था, मिस्र देश का शासक था। अगला प्रश्न है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। अशोक का समकालीन था तुर्मय, यह कहाँ का राजा था। तो यह राजा था मिस्र का, तुर्मय भी मिस्र का ही राजा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो यह हो जाएंगे मौर्य वंश। और मौर्य राजवंश के जितने भी ज़्यादातर शासक हुए जिनका संबंध सुदूर देशों से था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। यानी मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, 7 भागों में। अगला प्रश्न है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर किया गया है, विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो मौर्य समाज का जो विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में। अगला प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह कौन है। तो प्रशासन, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका पुस्तक में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो मौर्यों का प्रस्तुत प्रशासन विस्तृत विवरण कौन करता है। तो यह करता है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है कि भाग एवं बलि कौन थे। भाग एवं बलि, तो भाग एवं जो बलि था वह राजस्व का एक स्रोत था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था,
किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो उस अधिकारी का नाम था शीताध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, यह शीताध्यक्ष अधिकारी के द्वारा एकत्रित या जमा किया जाता था या वसूला जाता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो राजस्व इकट्ठा करने के लिए संबंधित कौन था? तो यह था समाहर्ता। समाहर्ता जो था वह राजस्व इकट्ठा करने के लिए था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? यानी माप तौल का प्रभारी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो था यह माप तौल का प्रभारी था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वह तक्षशिला था। अगला प्रश्न है कि गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो यह किया था मौर्यों ने। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो विवाह विच्छेद यानी विवाह तोड़ने की अनुमति दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पुनर्विवाह वर्जित किसमें है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति में। और मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया था, जो कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य जो सम्राट था वह बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो अन्य तीनों के साथ समसामयिक नहीं था, तो यह हो जाएगा मिलिंद। जैसे बिंबिसार, प्रसेनजीत और गौतम बुद्ध एक समकालीन थे और मिलिंद नहीं थे। अगला प्रश्न है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? तो तांबे के सिक्के को कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में जारी किया था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो सोने के सिक्के या कुषाण वंश ने ही चलाया था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? यानी कौन सा शासक था जो बुद्ध का भी सिक्का जब बनवाया तो उस पर बुद्ध का भी अंकन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के शासनकाल में जितने भी सिक्के अंकन हुए उस पर बुद्ध का चित्र था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का दिया जाता है? तो हो जाएगा बिम्ब-कटफिसस। और यह बिम्ब-कटफिसस कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था, जबकि कनिष्क था या कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था और कुजुल-कटफिसस यह संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि यौधेय सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यौधेय सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यह मिलता है कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था 78 ईस्वी में। और शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो भी 78 ईस्वी में ही किया गया। अगला प्रश्न है कि विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो शक संवत और विक्रम मतलब संवतों में 135 वर्ष का अंतर है। और शक संवत 58 BC में चलाया गया था ईसा पूर्व में, और कभी कभी आपको 57 में मिलता है। तो विक्रम संवत कब चलाया गया था? तो यह 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था, कनिष्क के ही दरबार में रहता था अश्वघोष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, चरक रहते थे, नागार्जुन रहते थे, जबकि पतंजलि नहीं रहते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के राज दरबार में नहीं गया था? तो राज दरबार में कौन नहीं गया?
तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। विशाख दत्त या कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया, जबकि अशोक घोष, पार्थ और वसुमित्र गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और आप लोग अपना तैयारी पुख्ता रखिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।